बाकी प्रधानमंत्री मैले के बनाउन सक्छ, मेरो केही पनि छैन। नेपाल के लिए ना वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पैलेस में बुलाए भी राजा वीरेन्द्रले धेरै रेस्पेक्ट दिएको। सरदार जीहरुले त पूरा खसी खान्छ, हामीलाई के खान्छ, चुरा खाएर हामीले के गाडी पालीहरुलाई धेरै मद्दत गरेको, धेरै मरेको। बैलगाडीको बाटोमा गाडी हिँडाउनु पर्ने, अब के गर्ने, अब बाटो थिएन। इसमें जमीन आसमान को भी ज्यादा फर्क था। सूर्यास्त से नेपाल मस्त हो जाता था। टोटल 15-20 आदमी मरे होला। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीसँग एकजना इतिहासको जिउँदो साक्षी भन्नुपर्छ, अग्रज व्यक्तित्व, जसले नेपालको यातायात क्षेत्रमा, अझ नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा एउटा रिभोल्युसन नै ल्याउनु भएको थियो, क्रान्ति नै भन्नुपर्छ। नेपालको विकासको चरणमा यातायातको एउटा पाटो जुन छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, नेपालको एउटा जिउँदो इतिहास सरदार प्रितम सिंह हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रितम सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। धेरै कुराहरू तपाईको बारेमा थाहा थिएन धेरै मान्छेहरूलाई, कतिलाई थाहा थियो कतिलाई थाहा थिएन, तर पछिल्लो समय तपाई नेपाली सञ्चार माध्यममा चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै तपाईका इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू र तपाईले गरेका कामहरू पनि सँगसँगै उजागर भएका छन्। हामीलाई खुसी लागेको छ तपाईसँग कुरा गर्न पाउँदा। अलिकति बताइदिनुस् त, अहिले जुन चर्चा तपाईको सञ्चार माध्यममा वात्तै आएको छ, यसलाई देख्दा तपाईलाई कस्तो लागेको छ? मेरो इतिहास धेरै लामो इतिहास हो। मैले 1958 मा यहाँ प्रवेश गरेको। कति दुखसम्म अब के धेरै पुरानो कुरा, कति दुखसम्म हामीलाई वीरगन्जसम्म पुग्यो। अलमोस्ट यसलाई 10 दिनसम्म त जम्मूबाट हामीलाई पटनासम्म पुग्यो। पटनाबाट किस्तीमा गाडी बाँधेर लिएर मुजफ्फरपुर गयो। मुजफ्फरपुरबाट रेलवे ट्र्याकलाई युज गरेर वीरगन्जसम्म पुग्यो। वीरगन्जबाट काठमाडौँ हामीलाई गप्पाले खाली गाडी लिएर आएको काठमाडौँ, किनकि बाटो थाहा थिएन और बाटो यति मुस्किल थियो कि इन्डियन आर्मीले यो बाटो बनाएको, उनलाई यो अलमोस्ट जिपेबल बाटो बनाएको। अब हाम्रो त ठुलो गाडी थियो, ठुलो ट्रक थियो, तो धेरै भन्दा मुस्किलको कुरा थियो। पहिले टाइम मेरो के थियो, मेरो ड्राइभर सबै हामीलाई क्योंकि जम्मू कश्मीरबाट आएको। जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका हो और वहाँ भी हाम्रो जो ड्राइभर थियो पहाड़ में गाडी चलानेको ड्राइभर थियो। पहिले यहाँबाट पटनाबाट भी 2-4 मान्छेलाई ट्राई गरेको थियो यहाँ आनेलाई, लेकिन उनले सकेन, किनकि तराई क्षेत्रका भए। तराई क्षेत्र भयो। इसको अलावा यहाँ इतनी मुश्किल जस्तो ये रोड बनाइदियो, बिल्कुल जीप, ओनली फॉर जीप, और वो भी 4x4, मतलब 4x4 के लिए उन्होंने जीप बनाई। जीप रास्ता तो उन्होंने काठमाडौँ तक तो बनी हाल्यो, लेकिन गाडी बेसिकली कमर्शियल ट्रकहरूलाई जग्गा बाटो थियो न। बट हामीलाई के आप कोही चाहते, हामीलाई के पनि गर्न सक्दै थियो। आएपछि तो यहाँ काठमाडौँ आउनै पर्यो, किन मैले एकचोटि पहिले अकेले आएको थियो, बाद में मैं अपना बहुसम भी आएर सबै चिज हेरेर गयो। अब जस्तो यो चुरियामाई छ, चुरियामाईमा इतनी सानो टनल थियो, इतनी सानो टनल कि हमारे जो गाड़ी को पछाड़ी को टायर, डबल टायर हुन्छ, एक गाड़ी में 2-2 टायर हुन्छ, उसलाई उसको बीच में एक ना बीच में यसो विथ हुन्छ। अब उसलाई अगर अलमोस्ट 6 इंच 8 इंच 6-8 इंच, अब उसलाई गाडी अगर उसको गाडीको भित्र आएपछि गाडी पास हुँदैन। फिर हामीलाई के गरेको, उसको ड्रिम काटेर उसलाई जोडिदियो, जोडेर दुई साइड जोडेर उसलाई अलिकति अलमोस्ट 16 इंच कम भएपछि तो इतनी चोटी के थे कि पहले हामीलाई जब भी चुरियामाई एकचोटि मैले भी सुरु में जब आएको, अब हामीले मैं भी अगाडि थियो, मेरो खलासी भी गाडीको अगाडि थियो, ड्राइभर गाडी चलाउँदै थियो। बीच में के ड्राइभरको गल्तीबाट गाडी बन्द भइहाल्यो। अब के गर्ने, हामीलाई त न बारी त खोल्नुको कुरै आएन, क्योंकि बिल्कुल इतनी छोटो टनल थियो कि न के लास्ट में हम लोग डर गए। हमें इतनी घबराएगा, अब के करूँ। हमें सब बाद में सोचा कि उसको फ्रंट शीशा जो थियो ना उसको तोड़ना पड़्यो। शीशा तोड़े रे, फिर खलासी रे उताबाट निकाले रे, अगाडिबाट जाए रे, गाडीको तलबाट जाए रे,
आए फिर उसलाई मतलब गाड़ी करे हामीले फिर स्टार्ट करे तो फिर गाडी त्यसपछि मैले अर्डर गरिदिएँ कि चुडियामा आई मैं जति खिलासी हुन्छ गाडीको पछाडि बस्ने अगाडि सबैलाई बस्न हुँदैन किनकि वो बिल्कुल ठाउँ थिएन चुडियामा यति मुस्किल कुरा थियो कि टाटा ट्रकहरूलाई त भन्न सक्दै थियो पहिले पुरानो जीएमसीहरू टप थियो कहिले आउँदै होला यो बाटोको अवस्था त्यति जटिल थियो त्यस बेला तर पनि तपाईले हिम्मत हार्नु भएन हिम्मतका साथ तपाईले जटिल थियो कच्चा बाटो और कम से कम 10,000 टर्नहरू थियो उसमा छोटो टर्न और गाड़ी अगाडि करने फिर पछाडि करने फिर अगाडि गरेर गाडी तो काठमाडौँ वहाँ अमलेगंज वीरगंजबाट अमलेगंजसम्म हामीलाई अलमोस्ट दो दिन लगिहाल्यो किनकि बाटो त थियो न बाटो त बाद में बनेको मेरो आएपछि 7-8 साल के पछाडि यो बाटो वीरगंज अमलेगंजको बाटो बनेको पहिले बाटो थिएन पहिले यही बैलगाडी जहाँ बैलगाडी जान्थ्यो वही बाटो थियो हामीले वही बैलगाडीको बाटोमा तता घुम्दा 2 दिन में हामीलाई आइपुग्यो बैलगाडीको बाटोमा गाडी हिँडाउनु पर्ने अब के गर्ने अब बाटो थिएन अब यहाँ आउनलाई त पहिले सिर्फ रेलवे ट्र्याक थियो त्यो समयको अवस्था र आजको अवस्था हेर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ अब तो इसमें जमीन आसमान को भी ज़्यादा फर्क था पहले तो हामीलाई केले गाडी खराब भएपछि एक पेच स्मॉल पेच सब खराब भएपछि हामीले पटना जान्थ्यो 3 दिन 4 दिन हमारी गाडी बाटो में खड़ा हुन्थ्यो किनकि अब यहाँ के पनि पाउँदैन बाद में मैले पटना में मतलब मोटा पेंटर भी ल्यायो डेंटर भी ल्यायो मिस्त्री भी ल्यायो गाड़ी को रिपेयर करने फिर वर्कशॉप छोटी वर्कशॉप भी मान्छेहरूले भनेको थियो त काम छ ल्याउनु वर्कशॉप खोल्न बाद में 2-4 मान्छेले आएर यहाँ स्पेयर पार्ट को भी दुकान खोले नहीं तो एक 100 रुपये को चीजलाई हामीले पटना जाएर ल्याउनु पर्ने थियो कि यहाँ उपलब्ध थिएन यहाँ उपलब्ध के पनि उपलब्ध थियो प्रीतम सर बडा तपाईलाई तपाईकै अनुभवले नै विकास भनेको के हो भन्ने कुराको एउटा राम्रो सन्देश र अर्थ पनि जान्छ आम दर्शक श्रोताहरुमा वास्तवमा धेरै मान्छेहरु भन्छन् नेपाल विकास भएन अझै पनि मुलुक असफल अप्ठ्यारो बाटोमा गयो सारा संसारका मुलुकहरु कहाँ पुगे हाम्रो स्थिति यस्तो छ भनेर विकास भएन मुलुक समृद्ध हुन सकेन भन्ने गुनासो चाहिँ आज पनि नेपालीहरुमा नेपालमा छ तर तपाईको देखाइमा विकास के हो र अहिलेको स्थिति कस्तो छ विकासको कुरा गर्ने पहिले यहाँ घोडा गाडी चल्दै थियो बैलगाडी चल्दै थियो अब बैलगाडीबाट एकदम ट्रकिङ में आइहाल्यो बसहरु आयो ट्याङ्क लरीहरु आयो तो अब तो उस ट्रांसपोर्ट में तो धेरै विकास भएको छ जहाजहरु पनि छन् अहिले हैन जहाजहरु जहाज तले उस टाइम में एकवटा जहाज थियो के एसोसिएट भन्ने करके थियो एकवटा डिकोटा प्लेन थियो यहाँबाट पटना जानेलाई इंडियन एयरलाइन को के एसोसिएट करके एउटा थियो जहाज डिकोटा थियो तीनों बाकी के पनि थिएन तो कोई साधन ही थियो ना कोई यहाँ पैदल आने लाई भी साधन मुश्किल थियो वीरगंज शहरबाट में यति मतलब कच्चा बाजार कच्चा धूड़ बुरी हालत के पनि तपाईले के पनि गर्न पाउने थियो न तो अब वहाँबाट देखेर आजको कुरा गरौँ त धेरै फरक छ आज देख्दा तपाईलाई धेरै आनन्द लाग्छ आज आनंद तो धेरै लाग्छ मुश्किल के आजकल ट्रैफिक इतनी बड़ी हाल्यो इतना ट्रैफिक हो गया कि मेरे ख्याल में यहाँ मोटरसाइकिल ही कई लाख सम्म तो मोटरसाइकिल भइहाल्यो बाकी तो कोई गाड़ीहरू को बाकी पहले ज़माने में हामीलाई ये जो अब ट्रक हाम्रो ट्रक थियो ठुलो ट्रक थियो टाटा को तो हामीलाई न्यू रोड के बीच में खड़ा करते थियो पहले जितनी भी गाड़ी हुन्थ्यो धेरै गाड़ी थियो न यहाँ 2-4वटा विलेज जीप थियो 2-3वटा ये एम्बेसडर कार थियो तो हामीलाई ये बिल्कुल सेंटर में ट्रक को सेंटर में खड़ा कर बस हमारे बस चलाए टाइम में भी हमें बस भेड़ा वहाँ पैसेंजर वहीं बैठा लिन्थ्यो वहीं खड़ा कर देते ट्रैफिक थियो ना कोई मान्छे कोई सबै रोड सबै एक पैलेस को सबै एक न्यू रोड पक्का थियो बाकी सबै कच्चा थियो के पनि थियो ना धेरै मतलब है कि यहाँ आएपछि भी पानी को सुविधा थियो ना बिजली को सुविधा थियो ना बिजली रात 10 बजेसम्म आउँथ्यो उसमें बाद में उसमें एलडीबाट चल्थ्यो पहले तो उसमें बिजली को कोई बंदोबस्त थियो न
एलडीयू जो थे पहले इसमें भीमपड़ी के पंचायतलाई इसबाट आउँथ्यो बाद में तो आदमीले टैंक लारी बनायो, टैंक ट्रक में लायो, फिर बाद में टैंक लारी भी लायो। तो धेरै भन्दा 9-10 बजे तो यहाँ सबै चीज़ तोप चलती थी, सबै चीज़ बंद। अब नेपाल मस्त नेपाल जो मस्त हो जाता था, कोई आदमी सूर्य अस्त नेपाल मस्त हो जाता था। तो हम लोग मतलब बड़ा, पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त था। लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त था कि आप यकीन मानेंगे उस वक्त पुलिस के पास 4-5 जोड़ा जो खसीहरू थियो, वो खसीलाई ये पूरा बाजार में चक्कर लगाउँथ्यो। कारण के हो? कारण मैंने एकचोटि सोध्यो, किनकि जसले उसलाई खसीलाई आउँथ्यो, आएर पुलिसको बिटमा आउँथेन तो उसलाई जो पुलिसको मान्छे हुन्थ्यो उसलाई सल्युट गर्दिन्थ्यो खसीलाई। तो हमने पूछा कि नहीं ये इस्तो किन गर्ने इस खसीलाई, कहना इससे हामीलाई लॉ एंड ऑर्डर को थाहा पाउँछ, किन खसी सारी रात घुम्छ। अगर ये लॉ एंड खराब हुन्छ तो खसीलाई कसैले पकडेर काटेर खाइहाल्छ, तो कसैले आइसम्म खसीलाई पकडेको छैन, इसको मतलब ये छ कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक छ। तो पहले धेरै 5-6वटा ठुलो बकरा खसी थियो। बडा रोचक कुरा तपाईँले राख्नुभयो। प्रितम सर, तपाईँको इतिहाससँग जोडिएको एनपीएमएस, नेपाल पब्लिक मोटर सर्भिस, यसको परिकल्पना तपाईँलाई कसरी आयो? कसरी यो एनपीएमएसले के गर्यो नेपालमा त्यस बेला बताइदिनुहोस्। मेरो एक्चुअली हामीले यहाँ तुलसीपुर में आएको थियो। मेरे पहले बेसिकली आई एम ए पायलट ट्रेनिंग मैंने लखनऊ में पायलट ट्रेनिंग करेको, और वहाँबाट एकवटा वहाँ हबीबुल्ला हॉस्टल था जिसमें लखनऊ में मेरो भाई भी पढ़ते थियो। तो वहाँ हमको सरदार जी को छोरा थियो, वो भी पढ़ते थे हमारे साथ। उसको बावजूद हर साल यहाँ एकवटा ये घास बन्छ, बंकस भन्ने घास छ, जिसको बाद में इसको पेपर बन्छ। तो थापर मिल भन्ने एक पेपर मिल थियो पंजाब में, तो उनको वो मैनेजर थियो सरदार जी। उनलाई हर साल इसमें घोड़े में जब पैदल जस्तो भी यहाँ काठमाडौँ आन्थ्यो, आएर यहाँबाट ठेकापट्टा जो भी 2 साल का 3 साल का ठेकापट्टा ले रहे। तो उन वहाँबाट यहाँबाट वेस्ट नेपालबाट घाँस काटेर ले जाने, उसले पहले मशीनबाट उस बनाएर फिर ले जाने इंडिया वहाँ पंजाब पठाउने। और उसमें उनलाई मैं तब उसको छोरी को शादी थियो, उनको छोरी को शादी थियो, मैले वहाँ आएको थियो। भने कि तपाईँ तो ट्रांसपोर्ट में हो, हामीलाई बेसिकली मेरो फादर जो थियो वो ट्रांसपोर्ट, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट ट्रांसपोर्ट इन जम्मू कश्मीर। तो तपाईँ तो ट्रांसपोर्ट में हो, तो यहाँ नेपाल में एक अलि रोड बन्दै अलि कंप्लीट तो भइसकेको, पर धेरै टाढा छ। तपाईको किन न एकचोटि जाएर हेर्नुहोस् न के तपाईको सायद तपाईको काम आओस्। हमने सोचा ठीक छ, अब एकचोटि जा। अब आनेलाई कति मुश्किल पड़े, सानो ट्रेन 10 किलोमीटर की स्पीड में ट्रेन चल रही थी। खास करके ये मोतिहारी से ले मोतिहारीबाट यताबाट सबै छोटो ट्रेन थियो। और यहाँ वीरगंज रक्सौलबाट अमले के समय में ट्रेन थियो, छोटी ट्रेन थियो। तो हम लोग पहले ट्रेन में आया, फिर उसके बाद वहाँ एक पुराना ट्रक थियो। ट्रक में कहाँ करदा 2-3-4 दिन हमें लगे यहाँ काठमाडौँ पुग्ने लायक। आए तो रात बसे हामीले त धेरै घबरायो को हो, हामीले कहाँ आइपुग्यो, घर वापस जान सक्छ कि सक्दैन। दूसरे दिन सोचा कि यहाँबाट त प्लेन त पाउँछ पटनासम्म, पटना में प्लेन लिएर वापस गइहाल्यो। जाएर बाउले भनेको यस्तो हामीले कस्तो छ यतै दूर गएपछि राम्रोसँग हेर्ने थियो, सकेन हामीले डरिहाल्यो। फिर वापस चल म जान आउँछु। तो बाउले लिएर आएर त उनलाई राम्रोसँग सबै चिज हेऱ्यो। ये चुडिया माईको टनल भी हेरेको, यहाँबाट तो ये टाटा ट्रक तो पास होने सक्दैन, क्योंकि उसको टायर को बीच में जो
या तो उसलाई कम करना पर्यो। तो वो जो बाद में जल्दी गाड़ी ले रहा है, वो तीनों गाड़ी को हमने जो रिम थियो रिमले काटेर सानो गरेर यस्तो गरेर ल्याएको। तो धेरै मुश्किल उसको टाइम तो आप सोच्न भी सक्दैन। अब वो टाइम तो आई टाइम में तो आज धेरै डेभलपमेंट छ। और इसी डेभलपमेंट में बीच में या देवी घाट को आइहाल्यो और ये अपना तरसुली हाइड्रो प्रोजेक्ट आइहाल्यो। अब वहाँ तो यहाँबाट तरसुली को बाटो यति छोटो बाटो यति कच्चो बाटो कि यहाँबाट गाडी बिहान हिँडेपछि शाम तक भी गाडी पुग्दै थिएन। प्रीतम सर बडा दुःख थियो त्यस बेला। अलिकति अर्को पाटो सोधौँ, जस्तो बाटोमा गाडी बिग्रिन्थ्यो कहिले चाहिँ अब खानाको कुरा आवश्यक हुन्थ्यो। त्यस बेला मान्छे गाडी बिग्रेर बस्नु पर्दा कहाँ बस्नुहुन्थ्यो, कस्तो थियो अवस्था? गाडीको बिचमा गाडीमै बस्नु? गाडीमा ट्रक, हाम्रो ट्रकमा पछाडि ड्राइभर सीट थियो, उसको पछाडि एक सीट थियो गाडी। मैले यहाँ 10 दिन तो यहाँ आएर सिंह दरबार को नज़दीक में आएर गाड़ी में 10 दिन 6-7 दिन गाड़ी में बसेको। तो गाड़ी में ही बसते थियो। हाम्रो अपने स्टोव थियो, अपने खाने पकाने को सामान थियो, रक्सी वाले आम थियो। यहाँ बाटो में केरे रक्सी फान्थ्यो, हामी रक्सी खाने को थियो न। प्रीतम सर, यो मान्छेले कतिको सहयोग गर्थे बाटोमा गाडी बिग्रेर? धेरै। एक चीज़मा भनूँ कि एक जो नेपालीहरूलाई जो उस टाइम में जो गोर्खा थियो न, कति शरीफ थियो, कति सीधा थियो, तपाईँ कल्पना भी गर्न सक्दैन कति सीधा थियो। मतलब हामीलाई यहाँ एकचोटि आएपछि एकवटा आइमाई जाँदै थियो, मैले पछिबाट हात मार्दै गाडी उसलाई साइडमा होइन, तर मम्मा एक साइड हुन किन के छ यो पछाडि के लिएर आएको, यो किन यहाँ घुमाएको, वो तो ताई थियो न गाड़ी के हुन्छ कारण के हुन्छ। तो वो बहुत सीधे आदमी थे। मैंने जब शुरू में आएको न्यू रोड में मैंने कोठा लिए थे 4 रुपये महीने में। 1 रुपया महीने में तो मेरे उस अपना खाना पकानलाई मान्छे राखेको थियो। साह्रो गाह्रो पर्दा कतिको सहयोग मिल्थ्यो, मान्छेहरूले कतिको सहयोग गर्थे? घटनाहरू कुनै छ त्यस्तो? साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ नि, गाडी बिग्रेर में भी अब उनलाई जहाँ जैसे सिंहभञ्ज्याङ बिर्सन नसकिने घटना हुन्छ नि। सिंहभञ्ज्याङ में जान कहीं रास्ते में गाडी बिग्रेपछि वहाँको मान्छेहरूलाई जो चुरा लिएर ल्याउने या छोटा मोटा यस्तो खानेले चिज दिने, ढिँडो धेरै दिनलाई ढिँडो भी खाएको, चुरा भी खाएको, ढिँडो भी खाएको। तो के पनि के थियो न। फिर बाद में जब गाड़ी चलने पछि अलिअलि ये चाय को पसल खुलना शुरू हुआ। तो कम से कम चाय पसल और अंडा फूल अंडा ये कम से चाय पर बनाने तो 4 अंडा को बना देने। तो ये जो दुकान और खुलने लगे नहीं के पनी के थियो ना, के पनी थियो बड़ा मतलब एक्चुअली गारा थियो। एक्सीडेंट तो 2-3 एक्सीडेंट भी आने समय महीने 2 महीने के बाद पछाड़ी एक्सीडेंट भी को मेरो मान्छे भी 2-3 आदमी मरे को। बाद में 3-4-5-6 एक्सीडेंट भएको जिसमें कम से कम टोटल 10-15-20 आदमी मरे होला। मेरो ड्राइवर भी 3-4 ड्राइवर भी मरे उसमें। त्यो चाहिँ सम्झिँदा एकदमै सम्झिरहनु हुन्छ। धेरै गाह्रो भयो। तुम्हारे बल्ला के मेरे आपको दूसरा को छोड़े गई हालें थी। मैंने हामीलाई आएको अब यहाँबाट जाँदैन। एक्चुअली हामीलाई न वहाँ श्रीनगर में थियो तो वहाँ मिलिट्री पुलिस को एकवटा लगाएको थियो मिलिट्रीले। वहाँ एकवटा नेपाली 2टा नेपालीलाई वहाँ उसमा थियो पुलिसमा। तो धेरै मेरो मन धेरै टाढा छ, हम तपाईँले सोच्न भी सक्दैन, वहाँ तपाईँ जान भी सक्दैन। और बाद में हामीलाई यहाँ आएर कहाँ पुग्यो। या अब पहले धनगढ़ी जाँदा भी बैलगाड़ी में धनगढ़ी में पुग्यो। नेपाल जाने में यह हालत थियो कि बस लगाएपछि मान्छे बस्दैन। प्रीतम सर, जस्तो नेपाललाई कर्मथलो बनाउनु भयो, यही क्षेत्रको नेपालकै यातायात क्षेत्रको विकासका निम्ति धेरै योगदान पनि गर्नुभयो, धेरै काम गर्नुभयो। जम्मू काश्मीरबाट आउनुभयो, नेपाललाई कर्मथलो बनाउनु भयो, तर त्यहाँको पनि त यात्रा आउँछ होला जम्मू काश्मीरको। देखिए जी, मेरा जन्मभूमि तो ठीक है इंडिया ही था, में था, लेकिन कर्मभूमि के मेरे आए रहे ना। हामीले जो भी यहाँ कमायो यहाँ ही लगाए को, यहाँ ही काम करे को, जो भी करेगा। अब ये कोशिश करे ना कि यहाँबाट फिर वापस जाऊँ, ये ले जाऊँ, वो करूँ, इस तो हामीले करे ना। आए रे बस्यो
बस बाहिरै हामीलाई के छ गुरुद्वारा चाहिने थियो। पहले सबसे पहले गुरुद्वारा हामीले अमलेगंज में गुरुद्वारा बनाएको, फिर बाद में उसलाई वीरगंज में लिएर गएको, फिर करते करते काठमाडौँ में गुरुद्वारा को भाडा में लिएर आएर गुरुद्वारा बनाएको, यस्तो नेपालगंज में गुरुद्वारा बनेको, धनगढ़ी में बनेको, बुटवल में बना। तो फिर हामीले यस्तो यसलाई अपना एक्चुअली नेपालले अपना ही घर समझेर यहीँ बसिहाल्यो। फिर हामीले कहिले ठीक छ, कभी कोही ब्याह शादी या कोही मरण जिन को आयो भने इन्डिया गएको, नि ज़्यादा टाइम मैले यहीँ गुजारेको। यही हुन्छ जेस उहाँको धेरै सम्झना चाहिँ छ तपाईलाई, यादहरू चाहिँ धेरै आउने कुरा हो। धेरै नेपालले मैले धेरै दिएको मैले जति भी भयो हो मैले धेरै पाएको। मैले इज्जत पायो, पैसा तो पायो जो काम गरेपछि तो पैसा तो आइहाल्छ। इज्जत धेरै पायो, रेस्पेक्ट पायो। किङको टाइम में भी धेरै, किङले भी धेरै दो तीन चोटि प्यालेस में बुलाएर भी राजा वीरेन्द्रले धेरै रेस्पेक्ट दिएको। बाकी अंतलादेश हुन्थ्यो, काले बाजे भन्दै थियो। बाकी नाम विश्वमणि आचार्य हेड चीफ अंतलादेश थियो। तो सबै चीज उसको इर्द गिर्द में ही घूमते थियो। अंतलादेशहरुमा त्यतिखेर पावर धेरै पावर, वीरगंज में भी अंतलादेश, यहाँ भी अंतलादेश, सब पावर उनके सँगै थियो। तपाईलाई त्यसबेला काम गर्दा एउटा सवारी लिएर यहाँ आउँदा मान्छेहरूले कस्तो रेस्पेक्ट गर्थे? एउटा गाडी चलाउने मान्छेलाई त्यसबेलाका नेपालीहरूले कसरी हेर्थे? धेरैलाई त हामीलाई यो बाबाजी सम्झने जस्तै यो आउँछ न, यो शिवरात्रि में बाबाजीहरू आइसक्यो, यहाँ बाबाजी आइसक्यो। बाकी कुछ लोग त न पंजाबी छ, पंजाबी बाबाजी होइन पंजाबी हो। तो धेरै पंजाबी देखेबाट ये पंजाबबाट आएको पंजाबी हो। धेरै मतलब ठुलो मान्छे हो, धेरै तगडो मान्छे हो। एकचोटि यस्तो के छ, हामीलाई यहाँ दीपक जो थियो उसको राजा को ज्वाई थियो, उसलाई एकवटा बस लान्थ्यो यहाँबाट टुटी खेल। बस आएर यस्तो मतलब सडक में ड्राइवरले गल्ती पछि बस अलिकति साइड में लगिहाल्यो। तो उसलाई पूरा गाउँले, अब उस टाइम में तो उनको राज थियो, उनलाई पूरा गाँव का गाँव लिएर आएर ट्राई गर्यो गाड़ी सीधा करने, तो सकेन। फिर उसले मैले फोन गरेँ, प्रीतम यस्तो मेरो गाड़ी यस्तो टेढ़ा भएको, अब के करना पड़े? मैंने कहा हुन्छ हम आउँछौँ। हमारे पास लैंड रोवर थी, उसमें 6-7-8 आदमी हम लोग बैठे बसेर हामीले वहाँ भरतपुर में जाकर देखा गाड़ी यस्तो टेढ़ा थियो। तो हमने अलि अंदाजा लगाया, मैले कहीं धेरै मुश्किल छैन, सबैलाई एकदम जोर लगाए। हम 6-7 आदमी ने जोर से देखेर गाड़ी सीधा, वो एक नेपाली खड़ा था, उसको मारा जोर से चपेट। ल सरदारजीहरूले त पूरा खसी खान्छ, हामीलाई के खान्छ, चुरा खाएर हामीले कहाँ गाडी, कस्तो मजाको कुरा। तो धेरै हामीलाई धेरै सम्मान पनि गर्छ, धेरै सम्मान, धेरै मुझे इतनी इज्जत परमात्मा ने भी नहीं दी होगी जितने यहाँ के लोगों ने दिया। मैं आज तक ऑलमोस्ट 67 ईयर्स 67 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। राजा वीरेन्द्रसँगको सम्झना थोरै बताइदिनुहोस् न। राजा कस्तो हुनुहुन्थ्यो राजा वीरेन्द्र? धेरै तपाईको विचारमा? राजा थियो न, शरीफ आदमी थियो, बहुत सीधे थे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सीधे थे। कोई भी बात हो, जरा सी बात कोई बोलने से एकदम यस के पर एकचोटि यहाँ यो कैद पडिहाल्यो यहाँ पहाडमा, सबै मान्छेलाई काठमाडौँ आइहाल्यो। अब इन्डियाबाट 10,000 टन खाद्यान्न मैले भी गएको, खाद्यान्न को उन्होंने खाद्यान्न अब वहाँबाट कस्तो बोक्नेलाई त के पनि बन्दोबस्त छैन। यति तल राजाले फिर मैले विष्णुमणिले मैले वहाँ लिएर गयो राजा के आमा, यस्तो छ के करना प्रीतम जी, के करने? मैले कहा मैं लिएर आउँछु, के करना पड़े? मैंने कहा मेरे 2-3 सुविधा चाहिन्छ, के चाहिन्छ? मैं कहा एक तो कम से कम कितने 100-150 गाड़ी चाहिन्छ, म गाड़ी लिएर आउँछु इन्डियाबाट, उसमा म कस्टम पे गर्दैन, ड्राइवर को लाइसेंस देना पर्छ, ड्राइवर का लाइसेंस टेम्परेरी लाइसेंस चाहिन्छ, ड्राइवरलाई देना पर्छ। बाकी तपाईँले यहाँ धान गोदाम जो छ उसको दिन और रात खोलेर राख्नु पर्छ। महेन्द्रको पालाको कुरा, महेन्द्रको पालामा खोलेर राख्नु पर्यो, नहीं तो मैं दिन रात गाड़ी ल्याएर यहाँ मतलब है कि
10 दिन के अंदर अंदर इनको धान के दाम हमने भरी हाल्यो। तो 150 गाडीलाई हमें दिन रात गरेर मतलब जति 10,000 टन चावल लाए, तुरंतै सबैलाई चावल पाएर सबैलाई वापस अपने पहाडमै वापस गइहाल्यो। तो यस्तो कानुन थियो। अब उनलाई अंतर्देशले मेरे वहाँ ले जाने थियो अंतर्देश ऑफिसमा। तो यहाँ पुलिस वाले का आया घर में, बंदे आपको अंतर्देश ऑफिस में बुलाया है। मैंने कहा ठीक है। वो मेरे साथ बैठ गया। बस से गए तो यहाँ बाहर निकले, बाहर ये चौक पर था ना, चौक में गाड़ी रोक दी। ओ तो भाई ने अंतर्देश बुलाएको। मैंने कहा हाँ ये पुलिस वाले वही ना हामीले भनेको, वो भी साथ बैठ गए। अगला चौक में वो भी जैसे चार पुलिस वाले वहाँ तक पकड़ के लेके आपको अंतर्देश हाउस। हमने कहा भाई एक आदमी आया तो हम जा रहे हैं, हुँदैन हामीले भनेको भए जहाँ जी हो तो उनलाई लिएर आउने। तो पूछा कहना मतलब महाराज आदिराजले बोलाएको, महाराज महेन्द्रले, तो तपाईँले मेरोसँग वहाँ जानु पर्ने। तपाईँले राजा महेन्द्रसँग पनि भेटघाट गर्नुभयो, सङ्गत गर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रसँग पनि सङ्गत गर्नुभयो। महेन्द्र कस्तो हुनुहुन्थ्यो? र महेन्द्रलाई तो किन त महेन्द्र एकचोटि वहाँ कश्मीर गएको थियो अपना अमरनाथ यात्रा में। तो अमरनाथ यात्रा में उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद, उस वक्त पहले इंडिया में और कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो, बाकी तो स्टेट में तो चीफ मिनिस्टर हुन्थ्यो, लेकिन कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो। तो प्राइम मिनिस्टर अब हामीले अपना बक्सी गुलाम मोहम्मदसँग हाम्रो बाउले हाम्रो चाचाजीले धेरै नजदीकी थियो। तो हमें थाहा पायो कि किङ आउँदैछ यहाँ। उनलाई फिर उनलाई चायको बन्दोबस्त गरेर चाय पाए, किङलाई बुलायो, मैं भी वही थियो। तो वो हाम्रो प्राइम मिनिस्टर बोले कि सरदार जी को ख्याल तो भन्न पर्दैन। तो उसके बाद वो गए था हम भी पहलगाम से वो चंद्रवाड़ी कैसे वो मल्ला थियो, जनरल मल्ला, उनको एडीसी। तो काफ़ी दिन मतलब तो धेरै मतलब उनलाई धेरै लामा कुरा भी करे उनसँग। very strong person. He was a very very Virendra was not very strong. He was very strong and very this thing. He was only for Nepal. नेपाल के लिए ना वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उनको मतलब वो he was not bothered about China or India या जो ठीक है they wanted to keep a relation with them, बट वो खुद बहुत कुछ मतलब है जो कुदारी राजमार्ग बना, इंडिया ने भी मना किया, लेकिन उन्होंने जो ठीक समझा वो किया। बट ही वाज अ भेरी स्ट्रङ पर्सन। प्रीतम सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। पछिल्लो समय तपाईँको चर्चा छ, यति धेरै योगदान गर्दा पनि बिचमा तपाईँका योगदानहरू अघिल्लो पुस्ताका मान्छेहरूलाई धेरैलाई थाहा थियो, अहिलेको नयाँ पुस्तालाई प्रीतम सिंहको बारेमा त्यति थाहा थिएन। तर जब तपाईँको आत्मवृत्तान्त आयो, जुन पुस्तक आयो तपाईँको बारेमा, त्यस पछाडि सारा नेपालीहरूको अहिलेको पुस्तालाई पनि जानकारी भयो कि प्रीतम सिंहले के योगदान दिनुभएको छ नेपालमा भन्ने कुराको एउटा आम मान्छेहरूले जान्ने अवसर पनि पाउनु छ। कि पहिले जति पुरानो मान्छे थियो सबैलाई धेरै थाहा थियो कि कसले गाडी ल्याएको, कहाँ चलाएको, कस्तो चलाएको, कस्तो एक्सिडेन्ट भएको, कस्तो मरेको, सबैलाई थाहा थियो। अब नयाँ मान्छे आउँदै अलिकति डिफ्रेन्ट भइहाल्यो। फिर मैले एजुकेशन में गइहाल्यो। एजुकेशन मॉडर्न इंडियन स्कूल में आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ द मॉडर्न इंडियन स्कूल। हम तीनवटा छ, राधे श्याम सराफ, मिस्टर एम.ए. लारी, हम तीनवटालाई मिलेर ये मॉडर्न इंडियन स्कूल बनाएको और उसमें हामीलाई ये धेरै योगदान दिएको, धेरै योगदान। अहिले शैक्षिक क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नुभयो? अहिले एजुकेसन सेक्टर। तर अहिले आएर जुन चर्चा तपाईँको छ सञ्चार माध्यममा सबैले थाहा पाउँदाखेरि जुन खालको चर्चा भयो, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि तपाईँलाई थप चर्चामा ल्यायो। के भन्नुहुन्छ, यो चर्चा अहिले जो भइराखेको छ यसबारे तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? यो प्रधानमन्त्रीजीको ठुलो प्यार हो, बाँकी केही पनि छैन। मैले यस्तो छैन, म सिधा मान्छे हो, मैले केही पनि हाम्रो के छ, हाम्रो गएर गुरुद्वारामा दुईचोटि गुरुद्वारामा आएको, हामीले अरदास गरेको भए परमात्मा इनको ठुलो ठाउँमा लैजानु, वो अलग कुरा हो।
बाकी हमने के मेले इंडिया ने जाए इस्तो करे उस्तो करे। हाँ इंडिया में जले ये नाकाबंदी बेको थियो मैले इंडिया गए को उसलाई ले रहे अपना कैसे बात बिस्त ले रहे गए के जाए रहे नरसिंह राव ने मिले को क्या नाम है राजीव गांधी ले बैठे, राजीव गांधी ले बैठे पे थी पहले नरसिंह से बैठे और उसले बने के आप एक छोटी राजीव गांधी ले बैठा मेरे दुईटा मैं उसको उनको साथ लेके था जाए बेटे को बैठे सारा पूरा बने पे थी था राजीव गांधी एकदम थी परेशान से हुए तो उसने ओ बुढ़ा सिंह इधर आओ ये क्या नेपाल को क्या कुराओ क्या कुराओ जी इसको बनाओ रोनो सर को बनाओ और रोनो सर उसको उनको सेक्रेटरी बुलाओ सर एक दिन में 100 कुरा साटो के सके चाहिए कि नहीं इसको करे को। मैंने कहा जी कि ये हालत है कि एक गैस का एक सिलेंडर हमने 10-10 हज़ार रुपये में खरीद के गैस चला रहे हैं। हमारी इतनी हालत मतलब ख़राब हुई है तो मतलब कम से कम मेरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ये बंद करके हम लोगों ने नेपाल के साथ अच्छा नहीं किया तो उसको वॉज वेरी अपसेट और उन्होंने फिर उसी वक्त ऑर्डर किया और 5-7 दिन के अंदर एक्चुअली मुझे लगता नहीं है मैं बता नहीं 100% नहीं कह सकता लेकिन लगता है कि राजीव गांधी टॉक टू अपना किंग एंड दे स्टार्टेड होटल एंड विद इन 1 वीक एवरीथिंग वाज ओके। दैट वाज माय। प्रीतम सर यो बीचमा तपाईँ जुन कारणले एउटा कामना गर्नुभयो प्रचण्डजी ठुलो ठाउँमा पुग्नुहोस् उहाँलाई सफलता होस् भनेर गुरुद्वारमा तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो कामना गर्नुभयो तर त्यस कुराको राजनीतिक अर्थ लगाएर विभिन्न खालका चर्चाहरू भए के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले के पनि भन्न चाहन्न हामी यस्तो ठुलो मान्छे छैन मैले एक सानो बिजनेसमैन हो अपना काम आज मेरे 67 इयर्स यहाँ आए रहे मेरा ख्याल में एक कोटा भी कोई गलत कुरा गरेको छैन और ना किसीलाई मदद गर्न चाहिन्छ धेरै मान्छेलाई मैले यहाँ नेपालीहरूलाई धेरै मदद गरेको जति आज ड्राइभर क्लार्क जा मालिक जा ठुलो मान्छे बनेको खास करके ट्रान्सपोर्टमा मैले उनलाई मदद गरेको धेरै मान्छेले यहाँ मदद गरेको छ। बाकी प्रधानमन्त्री मैले के बनाउन सक्छ मेरो केही पनि छैन। ठिक छ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूलाई नेपाली जनताहरूलाई? मैं तो नेपाल की शुभकामना चाहता हूँ कि आप यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे पहले एक्चुअली थोड़ा बुरा मत मानिएगा मुझे एक बात करना है कि पहले लोग बहुत शरीफ थे। अब ये जो मिलिटेंसी होने के बाद थोड़ा सा लोगों में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट आया लोग थोड़े से बहुत शरीफ नहीं रहे लोग थोड़ा सा लोगों में मतलब है कि कुछ बातें अच्छी भी हुई क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से लोग कोई इंडिया चले गए कोई अमेरिका गए कोई लंदन गए कोई इधर गए एक ओपनिंग हो गई जिससे क्या हुआ कि हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ कि जो लोग यहाँ काम नहीं कर सकते थे उनको जाके वहाँ सऊदी अरबिया में अरब में उधर में मलेशिया में तो सारी बहुत बड़ी ओपनिंग हुई। ये फ़ायदा हमको बहुत हुआ इसकी में बहुत ओपनिंग हुई है और जिसकी वजह से यहाँ के लोगों में जो आज अब आप जब कभी जाएँ आपको जितने भी घर मिलेंगे पक्के घर मिलेंगे फिर 3 डाला हुआ पहले इसको थियो ना पहले सब कच्चे घर थियो तो लॉट ऑफ डेवलपमेंट अब वो चीज़ देखें तो बहुत डेवलपमेंट है और आज अगर हम अमेरिका के साथ मुकाबला करेंगे या अमेरिका ये चाहे वो चाहे तो डेवलपमेंट तो पॉसिबल छैन कि हम धेरै अमीर मुल्क नहीं है ना जी आस्ते रिसोर्सेज अभी होने लगे जैसे ये जो आपका आइडल प्रोजेक्ट बनने 2 आइडल प्रोजेक्ट बने फिर उसके बाद अभी जो आइडल प्रोजेक्ट के छोटे बनाने लगे तो इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इससे हम लोगों की जो इकानमी है उसमें बहुत पहले के चाहे एक कोटा बैंक थी नेपाल बैंक बाद में वाणिज्य बैंक आयो के पनि थियो न कोई भी काम पड़ेपछि किसी को काम ही हुन्छ आपके बैंक ही बैंक छ जितनी लोन लेना चाहिन्छ जो लोन लेने सक्छ काम करने सक्छ प्रगति करने सक्छ लेकिन लोगों में थोड़ा सा ना वुड से कि ईमानदारी थोड़ी कम हो गई है। ईमानदार हुनु जरुरी छ ईमानदार हुनु जरुरी छ भन्न चाहनुहुन्छ। हवस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै बहुत धन्यवाद। आप लोग आए
आपने, अब हम क्या बोल सकते, जो कुछ हमने देखा सुना वो आपको बता दिया। हवस्, धन्यवाद।